नमस्कार साथियों, BM सिग्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, किसी भी भाषा को सीखने के लिए ग्रामर का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड में जितने भी लैंग्वेज हैं, उन सभी लैंग्वेज का कहीं ना कहीं ग्रामर है, उसका रूल है, उसका लॉ है। आज इस वीडियो के माध्यम से बताने में हमें अपार खुशी हो रही है कि हम एक नई सिरे से नए सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें छोटे बड़े सभी रूल्स को हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, भाषा क्या होता है। तो भाषा जो अपने मन के बातों को दूसरे को आप प्रकट करते हैं, या तो लिख के करते होंगे या फिर बोल के करते होंगे। तो कहीं ना कहीं अपनी मन की बातों को प्रकट करने के लिए लैंग्वेज की आवश्यकता होती है, यानी कि भाषाओं की आवश्यकता होती है। यहाँ पे जो आप पॉइंट देख रहे हैं, हृदय की बातों को अभिव्यक्त करने वाले को भाषा कहते हैं। बिल्कुल सही है। इंग्लिश इज़ द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। जैसा कि आप जानते हैं, इंग्लिश जो है कई सारे लैंग्वेज का क्या है, मिक्सचर है। दूसरी बात, हम हिंदी लैंग्वेज सीख रहे हों या फिर इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हों, लैंग्वेज सीखने में ग्रामर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसा कि ग्रामर इज़ रूल और लॉ। ग्रामर क्या है? वो किताब है जो हमें रूल्स सिखाते हैं, जो कहाँ पे क्या लिखना है, कैसे लिखना है। ये सारी बातें हमें कहीं ना कहीं ग्रामर्स में ही देखने को मिलता है, यानी कि रिटन और अनरिटन, लिखित या अलिखित, जो निर्धारित करता है। किसको निर्धारित करता है? संगठन कह लीजिए या फिर भाषण कह लीजिए। तो वाक्य में संगठन और भाषण के विभिन्न भागों को निर्धारित करता है। अब हम बात कर लेते हैं, अगर हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पे हमें सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या होता है। तो यदि अंग्रेजी को छोटे से छोटे टुकड़े में तोड़ा जाए तो जो सबसे छोटा अंश प्राप्त होता है उसे ही अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। यानी कि इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, उसको सबसे छोटे से छोटे टुकड़े में तोड़ दीजिए और जो भी आपको प्राप्त हो रहा है वो क्या होगा? अल्फ़ाबेट्स होगा। जैसे कि A, B, C, D, Z, etc। यानी कि ये आप देख पा रहे हैं कि जो A अलग है, यानी कि सब के सब सेपरेटेड हैं, यानी सब अलग अलग है। तो ये आपका क्या है? अल्फ़ाबेट्स है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। कहता है, जब एक से अधिक अल्फ़ाबेट्स आपस में मिलते हैं और उनसे कोई अर्थ निकलता है तो उसे वर्ड कहते हैं। यानी कि इंग्लिश में आप कह सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस नोन एज वर्ड। यानी कि अल्फ़ाबेट्स को जब हम मिलाएंगे आपस में और उससे हमें एक कंप्लीट सेंस मिलता हो, उसी को वर्ड कहते हैं। जैसे कि रन, क्रिकेट, यानी कि आर एक अल्फ़ाबेट है, यू अल्फ़ाबेट है, एन भी एक अल्फ़ाबेट है। जब हम इसे आपस में मिलाते हैं तो ये वर्ड का फॉर्मेशन करता है, यानी वर्ड बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। जब एक से अधिक वर्ड आपस में मिलते हैं और उनसे कोई अर्थ निकलता है तो उसे सेंटेंस कहते हैं। तो सेंटेंस भी आपने समझ लिया। जो वर्ड्स का क्या होता है, वो भी एक ग्रुप ही होता है जो एक कंप्लीट सेंस देता है, उसे ही क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। जैसे वी प्ले क्रिकेट, हम लोग क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। तो ये एक पूरा सेंटेंस है और इससे हमें समझ में भी आ रही है कि जो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। यहाँ तक तो आपने समझा अल्फ़ाबेट्स क्या होता है, वर्ड और सेंटेंस, यानी इन सारी बातों को आपने देखा। अब हम बात कर लेते हैं एक सेंटेंस में, यानी एक वाक्य में किसी वाक्य को 3 मुख्य भागों में विभक्त किया जा सकता है। यानी कि एक सेंटेंस है तो मुख्यतः उसे 3 भाग में आप बांट सकते हैं। आप कौन कौन से भाग होंगे? तो एक तो सब्जेक्ट होगा, सेकंड आपका वर्ब होगा और थर्ड ऑब्जेक्ट होगा। अब हम बात कर लेते हैं, एक सेंटेंस में ये तीनों पॉइंट्स रहना अनिवार्य है। एक एक करके समझेंगे सब्जेक्ट्स क्या होता है। तो सब्जेक्ट्स हम जिसके विषय में चर्चा करते हैं
यानी कि जब हम कोई वाक्य बोलते हैं तो जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं या जो किसी कार्य को करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे इंडिया इज़ द बेस्ट। सेंटेंस का सेकेंड पार्ट था वर्ब। जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का पता चले उसे वर्ब कहते हैं। जैसे आई एम अ स्टूडेंट, यू लव इंडिया। हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो जो किसी के काम से प्रभावित होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। वी लर्न इंग्लिश। अब सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। अब हम बात करें नाउन की तो नाउन एक लैटिन शब्द है। यहाँ से अब हम एक एक करके समझेंगे तो आप एक सीक्वेंस में समझ गए होंगे जो अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं। अल्फ़ाबेट से मिलके वर्ड होता है, वर्ड से मिलके सेंटेंस बनता है और एक सेंटेंस में मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हमने देखा, वर्ब को भी देखा, ऑब्जेक्ट को भी देखा। अब हम बात करें सब्जेक्ट की तो सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। तो आइए नाउन को देखते हैं। तो नाउन एक लैटिन शब्द है। इसका अंग्रेजी है, अंग्रेजी में नेम कहते हैं, जैसे कि नेम हो गया। और हिंदी में नाम अर्थात संसार के समस्त नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। यानी जो भी नाम है वो सब नाउन है। एग्जाम्पल में राम, लक्ष्मण, मोबाइल etc। अब हम बात करते हैं, एक एक करके समझेंगे किस किस बेस पे नाउन को बांटा गया है। तो जाति के दृष्टिकोण से देखें यानी जाति के आधार पे देखें तो नाउन को 5 भागों में विभक्त किया गया यानी बांटा गया है। अब ये 5 भाग कौन कौन है तो ये आप याद रखेंगे जाति के दृष्टिकोण से। तो प्रॉपर नाउन, सेकंड होगा कॉमन नाउन, थर्ड होगा मटेरियल नाउन, फोर्थ होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन और फिफ्थ होगा आपका कलेक्टिव नाउन। अब हम एक एक करके इन सभी नाउन को समझेंगे। तो फर्स्ट में है आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन नाम में से वैसे नाम, हालांकि तो नाउन आपका क्या है? नाम ही है, लेकिन उस नाम में से भी वैसा नाम जो किसी को विशिष्ट रूप से अलग करने हेतु प्रदान किए जाते हैं। यानी कि यदि आप राम का नाम ले रहे हैं तो झुंड में अगर राम है तो आप प्रॉपरली राम को ही सिर्फ कह रहे हैं। जैसे आनंद, आशीष, अजय etc ये सब क्या हो जाएंगे? प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। यदि हम प्रॉपर नाउन की बात करें तो ये सिंगुलर रहता है और सिंगुलर क्रिया भी लेता है। यानी कि ये नाउन जो है सिंगुलर, अक्सर सिंगुलर रहता है और सिंगुलर क्रिया भी लेता है। इसका प्रथम अक्षर कैपिटल होता है यानी कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। इसके पहले प्रायः आर्टिकल से बचा जाएगा, यानी कि इसके आगे यानी कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल्स जो कि ए एन द है इससे बचने की हम कोशिश करेंगे, यानी कि इसके आगे नहीं लगाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में इंडिया इज़ द बेस्ट। इंडिया क्या है? बेस्ट है, यानी कि हम प्रॉपर नाउन की बात कर रहे हैं। ये इंडिया एक प्रॉपर नाम है, एक देश का नाम है, एक कंट्री का नाम है। सेकेंड है आपका कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन भी एक नाउन है। तो वैसे नाम जिस पर सबका अधिकार हो। एक का नाम लेने से उस प्रकार के समस्त जाति का बोध हो, यानी कि ऐसा नाम जिस पे सबका अधिकार हो। कहने का मतलब जब आप एक का नाम लेते हो तो उसके समस्त पूरे परिवार या पूरे जाति का बोध होता हो, उसे क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में फादर, विलेज। अगर हम फादर कहते हैं यानी कि पिता, तो पिता में संसार के जितने भी फादर हैं उन सभी फादर्स की बात हो रही है। विलेज की बात करें तो विलेज में दुनिया में जितने भी विलेजेस हैं उन सभी की बात हो रही है। यदि मैं कह दूं फादर्स में किसी के फादर्स का नाम राम है तो मैं राम बोलूं तो फिर वो प्रॉपर हो जाएगा, लेकिन मैं फादर्स कह दूं तो पिता ये क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। अब इसके रूल्स देख लेते हैं। ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल्स भी। जब यह सिंगुलर रहेगा अपने पहले द लेगा,
यानी कि जब ये सिंगुलर रहेगा तो अपने से पहले क्या लेगा, द का यूज़ करेगा। जब यह प्लूरल रहेगा तो दी से परहेज रखेगा। यानी कि जब ये प्लूरल्स में होगा तो द का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि द टीचर इज़ टीचिंग, यहाँ पे आपने ये देखा ये टीचर सिंगुलर में यूज हो रहा है, तो इसके साथ जो है सो आपने द का यूज़ कर लिया। वर्ब भी सिंगुलर ही है, लेकिन जब स्टूडेंट्स की बात करें यानी कि बहुत सारे छात्र, तो यहाँ पे द का यूज़ नहीं किया गया है और इसके साथ वर्ब भी क्या आया है, प्लूरल्स आया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड है आपका मटेरियल नाउन। नाम में से वैसा नाम जिनसे ऐसे वस्तु का बोध हो जिन्हें नापा या तौला जा सकता है। यानी कि मटेरियल है तो इसे नापा या तौला जा सकता है। जिनसे किसी दूसरे वस्तु का निर्माण होता हो। अब एक बात और समझने वाली बात है, मटेरियल नाउन वो नाउन है जिससे कुछ बनाने लायक हो, कुछ बने, जिन्हें अलग अलग गिनना मुश्किल हो तो उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। 3 पॉइंट इसमें है। सबसे पहले तो नापा या तौला जा सकता है। सेकंड है जिससे कुछ निर्माण किया जा सके। और थर्ड पॉइंट है अलग अलग गिनना क्या हो, मुश्किल हो जाए, वो मटेरियल नाउन कहलाएगा। जैसे कि गोल्ड, अब गोल्ड से आप आभूषण बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं। अब ये तो आपने समझा गोल्ड है तो आभूषण बनाया, तो कुछ बनाया गया, इसे तौला या मापा जा सकता है, लेकिन इसे गिनना मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ मैं गोल्ड दे दूं तो गिनना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। वाटर की बात करें तो वाटर से भी आप सॉल्यूशन बना सकते हैं चीनी डाल के। इसे मापा या तौला तो जा सकता है, बट इसे गिनती नहीं की जा सकती। तो आपने मटेरियल नाउन को अच्छे से समझा होगा। अब इसके रूल्स देख लेते हैं। यह हमेशा सिंगुलर रहते हैं और सिंगुलर्स क्रिया भी रखता है। इसके पहले प्राय आर्टिकल से बचा जाता है, यानी कि जहाँ भी आपको मटेरियल नाउन दिखे तो इसके आगे आप आर्टिकल्स का यूज़ ना करें, यानी ए एन और द का यूज़ ना करें। जैसे वाटर इज़ प्रीशियस। अब यहाँ पे एक्सेप्शन में भी कुछ देखेंगे, परंतु ड्रैग्स की अगर बात करें, जैसे तलछटा होता है, लिक्विड पर जमा धूल कण का परत होता है, ये एक ऐसा मटेरियल नाउन है जो मटेरियल नाउन होने के बावजूद प्लूरल है। जैसे कि ड्रैग्स आर स्टिंकिंग, स्टिंकिंग मतलब हो जाता है दुर्गंध देना, तो ड्रग्स आर स्टिंकिंग। फोर्थ नंबर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वैसे नाम जिनसे ऐसी अवस्था का बोध हो जिसे देखा या छुआ नहीं जा सके। यानी कि आप छू या यानी कि टच एंड सी नहीं कर सकते हैं, बल्कि केवल अनुभव किया जा सकता है, उसे ही क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। जैसे कि लव यानी कि प्यार है, इसे आप ना छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं। डेथ, कोल्ड, एक्सेट्रा। अब इसके कुछ रूल्स देखेंगे तो ये सदैव सिंगुलर रहेगा और सिंगुलर क्रिया लेगा। सिंगुलर रहेगा तो क्रिया भी सिंगुलर लेगा। इनके पहले आर्टिकल से परहेज किया जाएगा, यानी कि इसके आगे आप आर्टिकल्स ना लगाएं। जैसे लव इज़ ब्लाइंड, कहीं भी आर्टिकल्स आपको नहीं दिख रहा होगा। सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है। नेक्स्ट देखते हैं आपका 5th नंबर है कलेक्टिव नाउन। वैसे नाम जिनमें संग्रह का बोध हो, समूह का बोध हो, यानी कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जहाँ कहीं भी आपको संग्रह दिखे यानी समूह में दिखे तो वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे कि पार्लियामेंट, फर्नीचर, पुलिस। अब पार्लियामेंट की अगर बात करें, बहुत सारे लोगों का क्या होता है, एक ग्रुप्स होता है। फर्नीचर की बात करें तो ये भी एक ग्रुप्स में होता है, जैसे टेबल, चेयर, बेंच, ये सारी चीज़ें मिलके एक फर्नीचर कहलाता है। पुलिस की बात करें तो पुलिस में भी कई सारे ग्रुप्स होते हैं, यानी समूह में होते हैं। तो ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं, जो स्वयं नाउन का एक प्रकार है। अब यहाँ से देखेंगे, आपने कलेक्टिव नाउन तो देख लिया, अब कलेक्टिव नाउन के भी 3 प्रकार हैं। कलेक्टिव नाउन अपने आप में एक नाउन है, अब इसके भी 3 पार्ट हैं।
तो कलेक्टिव नाउन जो स्वयं नाउन का प्रकार है, इसके 3 प्रकार होते हैं। अब देखिए कलेक्टिव नाउन के कौन कौन से प्रकार होते हैं 3। तो सबसे पहला जो है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, सेकंड है ग्रुप कलेक्टिव नाउन और थर्ड है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो आपने ये देखा जो कलेक्टिव नाउन तो अपने आप में एक नाउन है और उसके 3 पार्ट हैं। अब तीनों पार्ट को एक एक करके देखेंगे। तो सब प्रथम है जनरलाइजिंग, जैसे कि भीड़ में से वैसे भीड़, समूह में से वैसे समूह जो अलग अलग प्रकार के सदस्यों से निर्मित हों। बारीकी से समझिएगा, समूह तो होगा, भीड़ तो होगा, लेकिन उसमें अलग अलग सदस्यों से वो समूह बना होगा। जैसे कि फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर में टेबल बेंच ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे क्रॉकरी की बात करें, मशीन की बात करें, आप देखिए मशीन वशीन जो बनता है वो अलग अलग पार्ट से मिलके जो है बनाया जाता है। इसके रूल्स को देखें तो ये सिंगुलर रहते हैं और सिंगुलर क्रिया भी लेता है। कलेक्टिव नाउन का सेकंड यानी कि दूसरा पार्ट है ग्रुप कलेक्टिंग नाउन। वैसे नाउन जो भीड़ या समूह तो हों परंतु एक ही प्रकार के सदस्यों से मिलके बने। यानी कि आपने जो पीछे देखा यानी फर्स्ट वाला देखा, उसमें ग्रुप तो था लेकिन अलग अलग सदस्यों से मिलके बना हुआ था। लेकिन ग्रुप की बात करें, ग्रुप कलेक्टिव नाउन की बात करें तो इसमें एक ही प्रकार के सदस्य रहेंगे। अब इसके क्या रूल्स हैं, ये प्लूरल्स रहते हैं और प्लूरल्स क्रिया भी लेता है। जैसे पुलिस आर करप्ट, ये पुलिस क्या हो गया, इसमें एक ही प्रकार के सदस्य होते हैं यानी सबके सब पुलिस वाले ही होते हैं। तो ये प्लूरल्स होगा और ये क्रिया भी क्या रखेगा, प्लूरल रखेगा, यानी वर्ब्स क्या रखेगा, प्लूरल्स। अब हम बात करते हैं थर्ड वाले जो कि कलेक्टिव नाउन का ही ये भी पार्ट है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन है। वैसे भीड़ या समूह जो कभी तो आपस में एक रहते हैं और कभी आपस में विभक्त हो जाते हैं, यानी कि कभी एक रहेंगे कभी अलग अलग हो जाएंगे। तो देखेंगे जैसे कि पार्लियामेंट, आप देखते होंगे किसी भी पार्टी के जो सांसद होते हैं वो कभी तो एकजुट होते हैं और कभी कभी बट जाते हैं आपस में, यानी कि दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। तो ये क्या हुआ, कभी तो एक समूह में है कभी दूसरे समूह में चले जाते हैं। कमेटी की बात करें, इसमें भी वही होता है, कुछ सदस्य एक साथ रहते हैं कुछ अलग हो जाते हैं। तो जब एक साथ हैं तो फिर सिंगुलर होंगे और जब ये अलग अलग हो जाते हैं तो ये प्लूरल्स हो जाते हैं। अब जैसे कि देखिए इसके रूल्स, जब ये आपस में एक रहते हैं तो सिंगुलर समझे जाते हैं और सिंगुलर क्रिया भी लेता है। जैसे द जरी इज यूनाइटेड, और जब ये आपस में विभक्त होते हैं यानी कि अलग अलग हो जाते हैं तो इसे क्या समझा जाता है, तो प्लूरल्स में लेते हैं। तो प्लूरल्स के साथ वर्ब भी आपका क्या आएगा, प्लूरल्स ही आएगा। तो जैसे कि द जरे आर डिवाइडेड, यानी कि आपने ये देखा जरे दोनों जगह जरे ही है बट यहाँ पे यूनाइटेड है यानी एक साथ है तो ये सिंगुलर की तरह काउंट किया जाएगा। और यहाँ पे ये दोनों बट चुके हैं, 2 भाग में 3 भाग में बट चुके हैं तो ये प्लूरल्स की तरह काउंट करा जाएगा और इसके साथ वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल्स ही होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं गणना के आधार पे, यानी गणना के दृष्टिकोण से हम नाउन को देखें तो इसे पुनः 2 भागों में बांटा जाता है। इससे पहले आपने क्या देखा, जाति के आधार पे 5 भागों में बांटा गया था। अब हम गणना के दृष्टिकोण से यानी गणना के आधार पे नाउन को 2 भागों में बांटेंगे। तो इसमें काउंटेबल और सेकंड हो जाएगा अनकाउंटेबल। तो देखते हैं काउंटेबल नाउन किसे कहेंगे। तो वैसे नाउन जिन्हें अलग अलग करके गिनना संभव हो तो काउंटेबल नाउन कहलाते हैं, जिसे आप काउंट कर सकते हैं, यानी कि 1 2 3 4 करके काउंट कर लेंगे तो वो क्या होगा, काउंटेबल में होगा। जैसे बॉयज़ हो गए, टीचर हो गए। काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल्स भी। जैसे कि स्टूडेंट तो सिंगुलर है, स्टूडेंट्स तो प्लूरल हो गया। यह सजीव भी हो सकता है और निर्जीव भी हो सकता है, जैसे द टीचर या द चेयर।
अब हम बात कर लेते हैं सेकंड यानी कि अनकाउंटेबल नाउन को। तो वैसे नाउन जिन्हें अलग अलग करके गिना नहीं जा सकता या गिनना मुश्किल हो उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे वाटर हो गया, लव हो गया, एक्सेट्रा। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर रहेगा और ये सदैव निर्जीव रहेंगे। यानी कि अनकाउंटेबल नाउन जो भी है वो क्या होगा, निर्जीव रहेगा। जैसे लव इज़ ब्लाइंड, इसे आप गिनती नहीं कर सकते हैं। तो आपने नाउन को दो पार्ट में अभी तक बांट चुका है मेनली, यानी जाति के आधार पे, और सेकंड था आपका गणना के आधार पे। अब हम थर्ड देखेंगे संरचना के आधार पे। यानी कि संरचना की दृष्टि से नाउन को पुनः दो भाग में बांटा जाता है। अब देखिए कौन कौन। तो एक तो हो जाता है सिंगल नाउन और एक होता है कंपाउंड नाउन। तो सिंगल को हम समझेंगे वैसे नाउन जिनके निर्माण में केवल एक शब्द का योगदान हो, सिंगल नाउन कहलाता है। जैसे बॉय, क्लास, बुक, एक्सेट्रा। वहीं कंपाउंड नाउन तो वैसे नाउन जिनके निर्माण में एक से अधिक शब्दों का योगदान हो उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे फादर इन लॉ, आप देख पा रहे हैं कि इसमें तीन तीन वर्ड का क्या किया गया है, यूज़ किया गया है। कंपाउंड नाउन जो नाउन का एक प्रकार है, इसके स्वयं के दो प्रकार हैं। यानी कि कंपाउंड की बात करें तो इसके भी दो प्रकार हैं। तो कौन कौन से? तो कंपाउंड नाउन विद हाइफन और कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन। अब हाइफन का यूज़ हम देखेंगे कहाँ होता कहाँ नहीं होता। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं हाइफन वाला वर्ड क्या होता है और विदाउट हाइफन वाला क्या होता। तो कंपाउंड नाउन विद हाइफन वैसे नाउन जो हाइफन के द्वारा विभक्त रहते हैं, यानी कि ऐसे वर्ड जो बीच में क्या लगा रहे, हाइफन लगा रहे, उसे क्या कहेंगे, कंपाउंड नाउन विद हाइफन। यानी कि वो वर्ड जो है दोनों या तीनों हाइफन के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि क्लासरूम, तो क्लासरूम ये देखिए ये हाइफन हो गया आपका, इसके साथ ये दोनों वर्ड जुड़े हुए हैं। इसका सेकंड जो है वो कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन है। यानी वैसे कंपाउंड नाउन जो एक से अधिक शब्दों से मिलकर तो बनते हैं परंतु अपने बीच में हाइफन नहीं लेते, तो वो क्या होगा, कंपाउंड नाउन विद हाइफन। जैसे कि कप फुल की बात करें, कप फुल यानी कि प्याला भर। ऐसे कंपाउंड नाउन का अंत फुल से होता है, यानी कि अक्सर आप देखेंगे लास्ट में FUL आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो ये है आपका जेंडर। अब हम जेंडर के आधार पे देखेंगे। तो जेंडर के दृष्टिकोण से प्रजनन क्षमता के दृष्टि से नाउन को पुनः चार भागों में विभक्त किया गया है। यानी कि प्रजनन क्षमता दृष्टि के नाउन को चार भागों में विभक्त किया गया है। तो फर्स्ट है आपका मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। तो सबसे फर्स्ट नाम देख लेते हैं मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है। तो वैसे नाउन जिनसे नर होने का बोध हो उसे मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे। जैसे फादर, किंग, वाजपेयी, इटिशी। तो ये सब वर्ड जो हैं वो मेल होने का क्या करता है, बोध करवाता है। सेकंड देखते हैं फेमिनिन जेंडर। वैसे नाउन जिनसे स्त्रीलिंग का बोध हो फेमिनिन जेंडर समझे जाते हैं। जैसे मदर, सिस्टर, काव, एक्सेट्रा। अब हम कॉमन की बात करें, मैस्कुलिन और फेमिनिन समझना तो आसान होता है। अब कॉमन की हम बात करें, यानी वैसे नाउन जो हो तो केवल मर्द या औरत, लेकिन नाम से यह क्लियर ना हो पाए कि वह मर्द है या औरत। जैसे कि स्टूडेंट की बात करें तो इसमें लड़का या लड़की दोनों हो सकते हैं। वोटर, सिटीजन, यानी कि वोटर की अगर हम बात करें जो मतदान करते हैं उसमें पुरुष भी हो सकते हैं, महिला भी हो सकती हैं। सिटीजन की बात करें, नागरिक की बात करें तो उसमें महिला पुरुष दोनों हो सकते हैं, लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं। अब हम न्यूटर की बात करें तो न्यूटर जेंडर वैसे नाउन जो क्रिया विहीन हो, यानी कि प्रजनन क्षमता विहीन हो, यानी कि वो क्रिया नहीं कर सकता है, प्रजनन क्षमता विहीन होता है यानी प्रजनन नहीं कर सकता। आत्मा विहीन हो, मस्तिष्क से अल्प विकसित हो, न्यूटर जेंडर समझे जाते हैं। जैसे कि चेयर की बात करें,
ये प्रजनन नहीं कर सकता है, इसमें आत्माएं नहीं होती जैसे बल्ब। अब चाइल्ड की अगर हम बात करें तो इसका मस्तिष्क पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है। छोटे बच्चे की अगर हम बात करें तो मस्तिष्क डेवलप नहीं रहता, बेबी, छोटा बच्चा। अब हम नाउन को संख्या वचन के आधार पे जो है बांटेंगे। तो देखिए, संख्या वचन के दृष्टिकोण से नाउन को दो भागों में विभाजित किया जाता है, जो कि सिंगुलर है और सेकंड है आपका प्लूरल। तो सिंगुलर क्या होता है? तो वैसे नाउन जिनसे उनके एक होने का बोध होता है तो उसे सिंगुलर नाउन कहेंगे, जैसे कि द बॉय, द काउ, टेबल, चेयर, ये सारी चीज़ें। अब प्लूरल्स की बात करें तो वैसे नाउन जिनसे एक से अधिक होने का बोध हो उसे प्लूरल नाउन कहेंगे, जैसे पेंसिल्स, स्टूडेंट्स, बॉयज़, एक्सेट्रा। तो उम्मीद करते हैं आज जो आपने अल्फ़ाबेट से वर्ड, वर्ड से सेंटेंस, सेंटेंस से फिर आपने देखा सब्जेक्ट में नाउन और प्रोनाउन था, तो नाउन को हमने यहाँ पे क्लासिफाई किया, यानी कि किन किन आधार पे बांटा जाता है उसको हमने देखा। इस कंटेंट से बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। आप इसे नोट भी बना सकते हैं और बहुत ही सटीकता से इस नोट को बनाया गया है, तो आप भी इसी तरह से नोट बना सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए, कुछ सीखने को मिला तो निश्चित रूप से एक लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।